इस बार बंगाल में बीजेपी कमाल करने जा रही है, कम से कम एग्जिट पोल्स तो यही बता रहे हैं। बीजेपी ने इस बार बंगाल में क्या रणनीति रखी और बंगाल के चक्रव्यूह को भेदने में बीजेपी कैसे कामयाब हो पाएगी, इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। बहुत स्वागत है सुधांशु जी आपका इंडिया टीवी पर। सर, वो बंगाल जो आपके लिए हमेशा दांत खट्टे करने वाला रहा, उस बंगाल में इस बार बीजेपी की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है और ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस बार आप इतिहास रचेंगे, बंगाल में आपकी सरकार बनेगी। क्या वाकई में बंगाल के चक्रव्यूह को भेदने में इस बार बीजेपी कामयाब हो पाएगी सुधांशु जी? देखिए, एग्जिट पोल के रुझान और उससे पहले बंगाल के चुनाव के दौरान जो बंगाल के जन जन का रुझान दिखाई पड़ा है, उससे हम लोग आश्वस्त हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन यह अंतिम परिणाम आएंगे उस दिन जो कुछ एग्जिट पोल ने संकेत दिया है वो दिशा तो सही है। हमें विश्वास है कि उस दिशा में कहीं अधिक आगे जाकर और अधिक निर्णायक और प्रभावी रूप से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनावी जीत दर्ज करेगी। और उसका कारण यह है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने विगत 15 वर्षों में जो कुछ देखा और इससे पूर्व के भी वर्षों में जो कुछ देखा है, और दूसरी तरफ भारत कितना आगे निकल गया है बाकी जगहों से। एक जमाना होता था जब कोलकाता भारत की औद्योगिक राजधानी हुआ करती थी, और जब से ग्लोबलाइजेशन का दौर आया 1991, उसके बाद बाकी शहर कितना आगे जाते चले गए। ठीक है, पुरानी लीगेसी की वजह से कोलकाता में अभी भी कुछ उद्योग हैं, परंतु जो ग्रोथ थी वो तो कहीं दिखाई नहीं पड़ी। तो मुझे लगता अब ये एक मौका आया है कि जब पश्चिम बंगाल की जनता को यह भी लगता है कि दुनिया में विकास की वो दर और भारत में विकास की वह गति, उसके साथ पश्चिम बंगाल खड़ा होना चाहिए। और राष्ट्रवाद का जो सबसे बड़े आधार स्तंभों में से एक राज्य रहा, जहां से हमारा राष्ट्र गीत और राष्ट्रगान यानी जनगण मन और वंदे मातरम दोनों निकले, परंतु अभी तक यह माना जाता था कि राष्ट्रवाद की विचारधारा को वह स्थान नहीं था पश्चिम बंगाल में। मुझे लगता है कि अब जनता ने अपने मन में वो स्थान दे दिया है, तो हमें विश्वास है कि 4 तारीख को वह स्थान बहुत प्रभावी रूप में, बहुत सुदृढ़ता के साथ और बहुत भव्यता के साथ हमें दिखाई देगा। सुधांशु जी, आपके सर्वोच्च नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि बंगाल, इस बंगाल को जीतने में या अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने में इतने दशक भारतीय जनता पार्टी को क्यों लग गए? देखिए, एक समय होता है, किसी भी चीज का वक्त आता है। यह भी एक संयोग है कि हमारे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले बलिदानी थे। और देखिए, राष्ट्र के प्रति एकाकार की भावना क्या होती है कि बंगाल की धरती के पुत्र और जाकर बलिदान दिया कश्मीर में, किसके लिए? भारत की एकता के लिए, कि कश्मीर भारत के साथ अखंड रहे। यह थी राष्ट्रवाद की वह भावना। परंतु यह एक संयोग मानिए कि विगत 78 वर्षों में पहले यहां 6 बार यहां की जनता ने कांग्रेस को 30 साल मौका दिया, 34 साल कम्युनिस्टों को मौका दिया, 15 साल तृणमूल कांग्रेस को मौका दिया। अब मुझे लगता है कि ये सारे के सारे दल, देखिए इसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस भी आपको बात बताऊं। आपको ध्यान हो कि जब 16 मई 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में स्पष्ट बहुमत मिला, तो 18 मई 2014 को लंदन के अखबार संडे गार्डियन ने अपने संपादकीय में लिखा, जिसका शीर्षक था इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, और उसमें उन्होंने यह लिखा कि 16th of May 2014 should be remembered in Indian history as the day on which Britishers finally left India। बहुत सारे लोगों को इस पे आपत्ति होगी, मैं नहीं कह रहा हूं, ये लंदन के अखबार का एडिटोरियल कह रहा और उसकी व्याख्या भी दे रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा, स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक उन दलों का शासन रहा जिनके विचार में, व्यवहार में, कार्यशैली में ब्रिटिश उपनिवेशवादी विरासत का कहीं ना कहीं प्रभाव था। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में पूर्ण सत्ता आई है, चूंकि अटल जी के टाइम में पूर्ण सत्ता नहीं थी, जिसका ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई लेना देना नहीं है। अब अगर आप देखें तो कांग्रेस तो ब्रिटिश टाइम में ही बनी, कम्युनिस्टों का शासन रहा, तो कम्युनिस्ट क्या थे? वो तो अपने को कहते ही थे सीपीआई, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कहते, वो अपने को मल्टीनेशनल कंपनी की इंडिया की ब्रांच मानते थे। तो भारत के साथ उनका कोई लगाव नहीं था, मार्क्स और लेनिन उनके आदर्श थे। और तृणमूल कांग्रेस के अंदर से ही निकली हुई पार्टी है।
तो विशुद्ध भारतीयता का तत्व अभी तक पश्चिम बंगाल की राजनीति में स्थापित नहीं हो पाया, जबकि स्वतंत्रता आंदोलन के समय सबसे प्रखर राष्ट्रवाद का तत्व यहीं से निकला था। मुझे लगता है शायद अब 21वीं सदी में अमृत काल में वह समय आया है, ऐसा हमें विश्वास है कि वह समय आया है कि अब वो राष्ट्रवाद का कमल पूरी प्रखरता के साथ, दिव्यता के साथ खिलता हुआ दिखाई देगा। सुधांशु जी, ऐसा क्या बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में किया? वो जगह जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जान का खतरा मंडराता था, बीजेपी के कार्यकर्ता खुलकर सामने नहीं आ पाते थे, वोटर्स तो छोड़ ही दीजिए, आज वो कार्यकर्ता भी उत्साह में नजर आते हैं और पश्चिम बंगाल का वोटिंग टर्नआउट ये बताता है कि मतदाता भी खुलकर मतदान कर रहे हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। देखिए, इसमें हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो महत्वपूर्ण कार्य किया है कि विगत 12-13 वर्षों में जान की बाजी लगाकर, अपने प्राणों को संकट में डालकर, और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। अनेक कार्यकर्ता घायल हुए हैं, अनेक यातनाएं सही हैं, अनेक कष्ट सहे हैं, और उसके साथ साथ हमारा केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ खड़ा रहा, छोड़ नहीं दिया। याद करिए 2024 के चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह जी ने जाकर यह बोला था कि सैकड़ों राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या के साथ साथ कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है, मगर दुख की बात यह है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं की हत्या के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी जी के साथ खड़े हुए। तो आप ये सोचिए कि कितने कठिन परिस्थितियों में हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, और इससे क्या हुआ कि जो लोग दूसरे दलों के समर्थक थे उनमें भी विश्वास आया कि हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार का प्रतिकार अगर कर रहा है कोई, तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और यदि उसके लिए कोई आवाज उठा रहा है तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व उठा रहा है। याद करिए, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा था, देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल अंडर ममता रूल, और उसी समय इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे थे, वी कैन नॉट थिंक ऑफ इंडिया अलायंस, मतलब इंडिया अलायंस विदाउट ममता बनर्जी। तो अद्भुत बात है। मतलब एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, आपका नेता कह रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमें केंद्र में उनकी जरूरत है। अभी आपने देखा राहुल गांधी जी ने आसनसोल में अपने कार्यकर्ता की हत्या का विषय उठाया। काश कांग्रेस ने कम्युनिस्टों के जमाने से लेकर आज तक पिछले 50 साल में हुए अपने कार्यकर्ताओं की हत्या का विषय उठाया होता, तो शायद कार्यकर्ताओं का विश्वास उन पर रहता। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व में ने, जो हमारे कई प्रदेश अध्यक्ष हुए उन सब ने, और केंद्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार का संघर्ष किया, उससे क्या हुआ, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन भी जन जन का विश्वास उत्तरोत्तर हमारी तरफ आता हुआ चला गया। बीते 10-12 सालों का ग्राफ सुधांशु जी मैं देखूं आपकी पार्टी का, 2014 में केंद्र में सरकार आपने बनाई, लेकिन पश्चिम बंगाल में महज 2 सीटें आप जीत पाए, आपका वोट प्रतिशत रहा 17%। 2016 में 3 सीटों वाली आप पार्टी बने, आपका वोट परसेंट रहा 10%। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने कमाल किया, 18 सीटें जीते, 40% की पार्टी बन गई वोट शेयर में। 2021 में आप 77 सीट जीतते हैं, 38% आपका वोट प्रतिशत हो जाता है, लेकिन 2024 में आपका ग्राफ फिर गिरता है और आप 12 सीटें जीतकर 39.1% वाली पार्टी बन जाते हैं वोट शेयर में। ऐसे में ममता बनर्जी को हराना, जो बार बार आपको हरा रही हैं पश्चिम बंगाल में और अपनी मजबूती दिखाती हैं, दृढ़ता के साथ खड़ी रहती हैं, क्या इतना आसान है? देखिए प्राची जी, अभी आपने भी जो बोला, उत्तरोत्तर हम आगे बढ़े। 2016 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटें 10% वोट, और 2018 में 2019 के चुनाव में हमें 40% वोट मिला। 2021 के विधानसभा चुनाव में हमारी 77 सीटें 38% वोट, और हमने 2019 में भी 39% वोट रखा, अर्थात हमारा वोट घटा नहीं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने एक क्वांटम जंप यानी लंबी छलांग लगाई है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो चुनाव होगा इसमें हम निश्चित रूप से एक लंबी छलांग लगाएंगे। और पिछले विधानसभा चुनाव में एक और बात समझिए, 38% वोट भाजपा का था और 48% वोट तृणमूल कांग्रेस का था, यानी सिर्फ 10% वोट का अंतर था। इसका अर्थ हुआ कि यदि 6% वोट हमारे पक्ष में आ जाए तो पूरा सत्ता का समीकरण पलट जाएगा। और जिस प्रकार का ट्रेंड पिछले 3 विधानसभा चुनावों में दिख रहा है,
उसमें यह आश्चर्य नहीं बल्कि स्वाभाविक प्रतीत होता है। जिस दिन चुनाव परिणाम आएंगे वास्तविकता तो उस दिन पता चलेगी कि हमने 6% का गेन किया है या 8% का गेन किया है या 10% का गेन किया है। और यहां एक और बात भी कह दूं, हमारी पार्टी के नेताओं ने, पश्चिम बंगाल के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने और केंद्रीय नेतृत्व ने किस कठिनाई से शुरुआत की है। 2021 का विधानसभा चुनाव याद करिए, तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी जो बाद में चुनाव लड़ लिए बिहार में, उनका बाकायदा ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है जिसका वीडियो अवेलेबल है कि हमारी तो गिनती 30 से शुरू होती है। यह थी सुविधा की राजनीति कि 30% वोट, और पूरे देश को समझ में आता है 30 से गिनती शुरू होने का मतलब क्या है। और वो 30% जैसे वोट करता था वो तो प्रभावी ढंग से तो 35% हो जाता था। तो अगर यह माना जाए कि 48% वोट तृणमूल को मिला था, यह हम नहीं कह रहे हैं, बकौल तृणमूल के रणनीतिकार, तो हमारा 48/100 नहीं 48/65 था। उस 65 में हमें 38 मिला था और इनको 13 मिला था। तो मानवीय बात है, अगर उसमें से 6-7% वोट हमें और मिलता है तो निश्चित रूप से इस बार पश्चिम बंगाल में एक नए सूर्य का उदय होने की संभावना होगी। यह बिल्कुल प्योर स्टैटिस्टिकल एंगल पे अगर आप एनालिसिस करें, जिसे कहते हैं एकदम सांख्यिकीय विश्लेषण करें, तो जो ट्रेंड दिखा रहा है वो इसी तरफ दिखा रहा है। 30% से अगर शुरुआत टीएमसी करती है सुधांशु त्रिवेदी जी, तो इस बार के चुनाव में ऐसा क्या बदल गया जिससे हिंदू वोट ज्यादा से ज्यादा आपकी तरफ आएंगे? इस बात का दावा आप लोग कर रहे हैं और इसी बिना पर आप ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार कमल खिलने जा रहा है, क्योंकि दीदी के साथ ही हिंदू भी तो इंटैक्ट रहे हैं ना बीते 3 बार के चुनावों से। देखिए, अब मैं बात कहूं, अगर वो कहते हैं उनकी गिनती 30 से शुरू होती है और आधे नहीं 1/3 हिंदू भी उनके साथ होते तो उनका तो वोट तो 60% के आसपास होना चाहिए था। इसका अर्थ तो बहुत साफ है। देखिए, जो ममता बनर्जी जी या तृणमूल कांग्रेस का विषय है, यह पूरे भारत में विषय है। हर दल सुविधा की राजनीति करता है। सुविधा की राजनीति क्या है? बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूं, मुस्लिम समाज का घनघोर अपीजमेंट करके वो वोट जिस भी राज्य में 18, 20, 24, 27, 30% है वो इंटैक्ट कर लो, फिर हिंदू समाज को जाति के आधार पर लड़ा दो और एक किसी बड़ी जाति का वोट अपने साथ कर लो। और अगर आप देखें तो उत्तर भारत में हरियाणा से लेके उत्तर प्रदेश, बिहार और वहां से लेके कर्नाटक तक आपको लगभग यही पैटर्न दिखेगा। यानी अगर कठोर शब्दों में कहूं, हिंदुओं को जात के नाम पर लड़ाओ, मुसलमानों को सर के ऊपर चढ़ाओ, उसके बाद सत्ता पे कब्जा जमाओ और उसके बाद खूब भ्रष्टाचार करके पैसा कमाओ। एक एस्टैब्लिश्ड टेम्पलेट है। और अगर कांग्रेस को जोड़ लें तो यह भी कह सकते हैं उसके बाद हर 2 महीने विदेश जाओ और वहां जाकर भारत को गरियाओ। ये 2 लाइन और जोड़ लीजिए। तो अगर ये टेम्पलेट था तो ममता जी ने भी वही सुविधा की टेम्पलेट की कि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, सीधे सीधे, जिसे कहते हैं ना, आपको कोई चीज शुरू करनी है तो अगर सीड कैपिटल ही बहुत ज्यादा मिल जाए। उधर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? एक एक तिनका जोड़ के -30 से शुरू करके और 38 तक पहुंचना कितनी बड़ी बात थी। 39 तक पहुंचना, 40 तक पहुंचना। मैं कह सकता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से कार्य किया है, उन्होंने कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार की प्रेरणा दी है, अमित शाह जी ने अपने अध्यक्ष रहते हुए, उसके बाद नड्डा जी ने अध्यक्ष के रूप में जो काम किया, अमित शाह जी ने जिस रणनीति के साथ काम किया, जिस दूरदर्श क्षमता के साथ काम किया, हमारे वर्तमान नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी, वर्तमान अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी, इससे पहले सुकांतु मजूमदार जी, दिलीप घोष जी और जितने भी लोग रहे, इन सब ने मोदी जी के निर्देश में जिस प्रकार से काम किया है, उन्होंने यह दिखा दिया कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। तो इस प्रतिकूल धारा में कैसे आगे बढ़ा जाता है वो उन्होंने करके दिखाया। एक और दिलचस्प आंकड़ा है जो सुधांशु जी एग्जिट पोल के जरिए निकल कर आ रहा है। ये जो 30% का वोट बैंक है एम फॉर मुस्लिम वोटर्स, जो ममता बनर्जी के साथ इंटैक्ट रहते हैं, 75% से ज्यादा उनको वोट देते हैं। कुछ एग्जिट पोल ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जिसमें टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल है कि 8% मुस्लिम वोट आपको भी मिल सकता है। क्या इस बात की उम्मीद बीजेपी को है कि कुछ मुसलमान हमारी तरफ आ सकता है? देखिए, हम पहली बात तो स्पष्ट करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जब देश के लिए काम करती है तो समाज को टुकड़ों में बांटकर नहीं देखती है।
ना हम जाति के खांचे से टुकड़ों में बांट के देखते हैं, ना मजहब के खांचे से। हम तो सबके लिए काम करते हैं। अब धीरे धीरे समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में स्वीकार्यता बढ़ती है, तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मुस्लिम समाज के भी कुछ लोगों को समझ में आए कि ये उनके साथ क्या हुआ है। और यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। देखिए, अब तो चुनाव समाप्त हो गए, कोई मुद्दा नहीं है। अब बताइए, कल की ही घटना है कि बांग्लादेश की संसद में वहां का एक सांसद अख्तर हुसैन ये कह रहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो बांग्लादेश के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि तब बांग्लादेश के बहुत सारे लोग और रोहिंग्या वापस बांग्लादेश की तरफ आ सकते हैं। मुझे लगता है इससे बड़ी स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती है कि घुसपैठिए किस प्रकार से यहां आकर बैठे हुए थे और उनको संरक्षण देने वाले इंडी गठबंधन के लोग थे। मैं प्राची जी ये भी कहूंगा, बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु में भी चुनाव था और तमिलनाडु भारत का एक ऐसा विचित्र राज्य बनकर बैठा जहां पर बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस होती है, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश, और ये 2022 में शुरू होती है। और मैं आपके दर्शकों को बता दूं, 2021 में दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में एक कॉन्फ्रेंस होती है, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी तार कहां से जुड़े हैं। और उससे पहले मार्च 2021 में एक हेनरी लुसी फाउंडेशन है यूरोप में, जिसमें क्रिस्टोफर चैरलेट को लगभग $4 लाख दिए जाते हैं। किस बात के लिए? कि इस बात के लिए कि ये प्रोजेक्ट तैयार करो, मतलब सिर्फ प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कि भारत में जो हिंदुत्व है इसको कैसे कंट्रोल करना है। और उसमें निष्कर्ष निकाला जाता है कि जाति के आधार पर लड़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह होता है मार्च 2021। सितंबर 2021 में डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, 2022 से तमिलनाडु में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, और उसके बाद जो कुछ दिखाई पड़ा राहुल गांधी जी के बयानों से देख लीजिए, कांग्रेस के बयानों से देख लीजिए। और उसके बाद एक और बात समझिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता बांग्लादेश के अखबार द मॉर्निंग स्टार में आर्टिकल लिखते हैं, मोदी हैज टू गो। क्यों भाई, चुनाव तो भारत में हो रहे थे, ये बांग्लादेश के अखबार में क्यों आर्टिकल लिखना है? और उसका प्रमाण यह है कि 2024 में सबसे बड़ी चीज जो हासिल हुई है जिस लोकसभा पे रिकॉर्ड, वो है असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते, यानी राहुल गांधी से 3 गुना अधिक। जबकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी ये कह चुके हैं कि धुबरी सीट एक प्रकार से धुबरी का इलाका बाय एंड लार्ज एक मिनी बांग्लादेश की तरह, यानी इससे बहुत साफ हो जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा आज ये दुखद चुनौती है भारत के लोकतंत्र के लिए कि घुसपैठियों के दम के ऊपर, खतरनाक तुष्टीकरण के ऊपर राष्ट्र की सुरक्षा को तराजू के एक पलड़े पर रखकर सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप जब घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हैं सुधांशु जी, आगे ममता बनर्जी के दावे पर भी आपसे बात करनी है, लेकिन जिक्र अगर घुसपैठियों का हो रहा है तो जब जब बीजेपी घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल करती है तब तब ये बीजेपी से पलटकर पूछा जाता है कि साहब अगर इतने ही सीरियस आप हैं तो आप क्यों नहीं बताते हैं कि कितने घुसपैठियों को अभी तक आपने वाकई में अपना काम करके, कार्रवाई करके इस देश से बाहर निकाला है? क्या ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है बीजेपी के लिए? देखिए, ये प्रश्न करने वाले लोग या तो नादान है या शैतान है, इसको शब्दशः न लिया जाए। ये नादानी है या शैतानी है, साफ साफ कह रहा हूं। अरे भाई, जब आइडेंटिफाई होंगे तो कैसे होगा? एनआरसी होने नहीं देना है, सीए होने पे शाहीन बाग मचा देना है। तो जब आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आप बता रहा हूं, एसआईआर होने पे जो नॉन ट्रेसेबल वोटर्स हैं, ये कौन है भाई? विपक्ष हल्ला मचाता है कि इतने लाख वोटर्स के नाम कट गए, इतने लाख के कट गए, उतने 100 भी नहीं आते हैं दावा करने के लिए। अब मन में यह संदेह उत्पन्न होता है कि इसका मतलब यह वही तो नहीं है संदिग्ध वोटर जिनके पास वास्तविक दस्तावेज नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, पूरे देश ने देखा है, सोशल मीडिया पर वो वीडियो अवेलेबल था, पहली बार भारत के इतिहास में कि बांग्लादेश जाने के लिए वोटर्स की लाइन लगी हुई थी, जाने वालों की, और वो ये कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के, और ये भी कह चुके हैं हम 3 बार वोट डाल चुके हैं भारत में। मतलब वो लोग खुद कह रहे हैं कि हमें बांग्लादेश जाने दिया जाए, हम वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि जांच होगी तो वो पकड़े जाएंगे। और उसके साथ कुछ लोगों ने यह स्वीकार कर लिया कि वो कम से कम 3 बार भारत में वोट डाल चुके हैं। और मैं यह भी कह सकता हूं कि अब पता नहीं, आईपैक के ऊपर जब ईडी का कार्रवाई हो रही थी तो ममता जी को कौन सी ऐसी चीज नजर आ रही थी जिसमें वो इतना भयाक्रांत थी कि अपनी पुलिस पे भरोसा नहीं था कि खाली पुलिस भेज के काम वो स्वयं गई,
स्वयं जाने के बाद अपने किसी पर्सनल स्टाफ को, अपने किसी सेक्रेटरी को भेज सकती थी अंदर जाके लाने के लिए, वो भी उनको लगता भरोसा नहीं था, वो खुद गई। और आप सोचिए, कभी भी मुख्यमंत्री कोई फाइलें उठाकर हाथ में नहीं चलता है, कोई ना कोई उनका सहयोगी होता है अथवा कोई दूसरा व्यक्ति होता है जो उसके लिए अधिकृत सरकारी कर्मचारी होता है, वो लेके चलता है। हाथ में फाइल यूं एकदम सीने से लगाए हुए चल रही थी, तो कुछ तो उसमें राज था। अब हो सकता है ऐसे ही कुछ रहा होगा जिसमें, और यहां पर मैं गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो एक बात कही, वो बहुत गंभीर बात कही थी कि जब घुसपैठिए आते हैं तो सबसे पहले किसको पता चलता है? सीमावर्ती गांव को, गांव की पंचायत को पता चलता है ना कि ये गांव में तो सबको पता होता ना ये बाहरी आदमी आ गया। किसी गांव ने रिपोर्ट किया, वहीं से राज्य सरकार की मिली भगत शुरू हो जाती थी। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं ऑन द लाइटर नोट, प्राचीन काल में जब हिंदू राजा आते थे तो एक उद्घोष होता था। उद्घोष में क्या बोला जाता था? गो ब्राह्मण पालक, धर्म ध्वजा संरक्षक। आज मुझे लगता है जब इंडी गठबंधन के नेता आए तो उद्घोष क्या होना चाहिए? मुल्ला मौलवी प्रतिपालक, सनातन धर्म विध्वंसक, घुसपैठिया संरक्षक जलवा अफरोज होने जा रहे हैं। क्योंकि दोनों तरफ है, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म करना है। और फिर आप एक और बात समझिए, बंगाल की जनता को क्यों ये बात बुरी लगी, मैं एक और उदाहरण आप फैक्ट के साथ बताना चाहता हूं। देखिए, जो पश्चिम बंगाल का बजट आया इस साल का, उसमें 1100 करोड़ रुपए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, 180 करोड़ रुपए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के लिए, और मदरसे, मौलवी और मुअज्जिन यानी जो अजान लगाते हैं उनके लिए कितना? 5713 करोड़। 5713 करोड़। वह राज्य जिसमें 38% ऑफ द जीडीपी कर्जे में है, वो 5713 करोड़ रुपए मौलवी और मदरसों को दे रही है, और केवल 1100 करोड़ रुपए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। मतलब बहुत साफ हो गया था कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस का विचार मां माटी मानुष से हटकर मौलवी, मुअज्जिन, मदरसा की तरफ चला गया था। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के लोगों ने क्या देखा? केंद्र सरकार ने 14,500 करोड़ रुपए केवल रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए और रेलवे के लिए पश्चिम बंगाल में दिए। सिलीगुड़ी से लेके और खड़गपुर तक का 500 किलोमीटर दोनों मॉडल का कंपैरिजन ममता बनर्जी करती हैं, और सुधांशु जी जैसा आप कह रहे हैं एक्सप्रेसवे 2027 तक आ जाए, जैसा आप कह रहे हैं, या पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार दीदी गई, इस बार दीदी बड़ी मुश्किल में है, इस बार भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने जा रही है। इतनी मुश्किलों में फंसी हुई ममता बनर्जी आज भी 226 सीटें जीतने का दावा कर रही है, और आप इतने कॉन्फिडेंस में होकर 180 सीटों का दावा कर रहे हैं। ममता बनर्जी अगर थोड़ा बहुत कम भी करेंगी तब भी आपसे आगे निकल जाएंगी उनके दावे के मुताबिक। देखिए, एक ही वाक्य बोलता हूं। ममता जी ने अपनी आखिरी सभा में क्या बोला था? रहेगा गुलशन तो फूल खिलेंगे, और तृणमूल रही तो फिर मिलेंगे। अब मुझे लगता है आपके करोड़ों दर्शक जो ये देख रहे हो उसका मीनिंग स्वतः समझ सकते हैं। और उसके बाद जिस ढंग का बवाल इन लोगों ने करना शुरू किया है चुनाव वाले विषय को लेके, सुप्रीम कोर्ट गए आज। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जो कुछ हो रहा है वो नियमानुसार हो रहा है, और किसी भी प्रकार का निर्देश चुनाव आयोग को सर्वोच्च न्यायालय ने देने से इनकार कर दिया। पिछले 10-12 साल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार भिन्न भिन्न स्तर के न्यायालयों में करीब 80 बार जा चुकी है, और हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी है। अनेक बार न्यायालयों की विपरीत टिप्पणी आई है। तो अगर वो ये खुद कह रही है कि तृणमूल रही तो फिर मिलेंगे, तो इसे समझा जा सकता है। और पूरे पश्चिम बंगाल की जनता को ध्यान है कि आरजी कर में क्या हुआ था, महिलाओं की सुरक्षा के साथ क्या हुआ, किसके मंत्री के यहां नोटों की गड्डियां मिली, और शाहजहां शेख कैसे महिलाओं के साथ अत्याचार करने के बाद एक शाहजहां की तरह जलवाए जलाल से जलवा अफरोज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। मुझे लगता है इन सारी चीजों का अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखें तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं में जो बदहवासी दिखाई पड़ रही है, जो डेस्परेशन दिखाई पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं ममता जी के भी वाक्य में दिखाई पड़ रहा है, तो उससे स्थिति ऐसी नजर आती है कि ऐसा लगता है कि जो एग्जिट पोल कह रहे हैं शायद परिणाम उससे कहीं अधिक प्रभावी बीजेपी के पक्ष में हो सकते हैं। लेकिन सुधांशु जी, आप लोगों ने ममता बनर्जी को परेशान करके रखा है। पहले मतदान के दौरान परेशानी थी, उनको सीआरपीएफ सीएपीएफ की तैनाती से परेशानी थी, आपके पसंदीदा अधिकारियों की तैनाती से परेशानी थी, और अब उनको स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर परेशानी है। उनको शक है कि भाई चुनाव वो 29 अप्रैल तक जीत रही थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम स्ट्रांग रूम में गई अब आप लोग बढ़त बना लेंगे। देखिए, बहुत टेक्निकल बात यह है कि पहली बात, चुनाव में
स्ट्रांग रूम में या तो प्रत्याशी जा सकता है या उसका प्रतिनिधि। तो ममता बनर्जी जी यद्यपि मुख्यमंत्री हैं, पर वो केवल भवानीपुर सीट के स्ट्रांग रूम में जा सकती थी, अन्य 7-8 सीटों वाले स्ट्रांग रूम में नहीं जा सकती थी, जो तकनीकी दृष्टि से गलत था। दूसरा बिंदु समझिए, स्ट्रांग रूम को लेकर जितना स्ट्रांग डेस्परेशन दिखाई पड़ रहा है ममता जी में, इसका अर्थ यह हो गया कि तृणमूल कांग्रेस उतने ही वीक विकेट पर आ गई है। और वो वीक विकेट क्या है? भारत के इतिहास में एक दौर में उत्तर प्रदेश और बिहार चुनावी हिंसा के लिए ज्यादा बदनाम होते थे। अब उत्तर प्रदेश बिहार में चुनाव शांति से होते हैं। पूरे भारत में अब एक ही राज्य रह गया था जहां चुनावी हिंसा होती थी। और हिंसा की पराकाष्ठा क्या थी कि 2018 के पंचायत चुनाव में पश्चिम बंगाल में 75 लोग मारे गए थे, 75 पीपल किल्ड। तो पहली बार एक ऐसा विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें कोई हत्या नहीं हुई। अगर हिंसा मुक्त चुनाव हो गया, शांतिपूर्ण चुनाव हो गया, उसके बाद किसी के मन में बेचैनी और अशांति है, तो यह सहज समझा जा सकता है कि वो बेचैनी अशांति इसलिए है कि वो लोकतंत्र में भय मुक्त मतदान नहीं चाहते थे और वो दूसरे तरीके से लोगों को भयाक्रांत करके अपने पक्ष में चाहते थे। और मैं कह सकता हूं कि चुनाव आयोग ने और सुरक्षा बलों ने बहुत सराहनीय कार्य किया है और एक एक बूथ के ऊपर सीसीटीवी भी था। और मतलब एक ढंग से आप सोचिए तो धारा 370 के बाद जितने सुरक्षा बल लगाने पड़े थे कश्मीर में, उससे ज्यादा लगाने पड़े पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण हिंसा मुक्त चुनाव करवाने के लिए, और वह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, परिणाम जो भी हो। भाई इसी बात परंतु की यह परेशानी लोकतंत्र है ना की बहुत बड़ी विजय है कि अब जो अंतिम राज्य था जहां चुनावी हिंसा होती थी, वहां भी इस बार हिंसा नहीं हो पाई। सर, जिस सुरक्षा बलों की आप बात कर रहे हैं, यही परेशानी टीएमसी को सबसे ज्यादा खली है इन चुनावों में। अभिषेक बनर्जी के वो बयान हमने सुने हैं जिसमें वो ये कहते नजर आए हैं कि बस अब नेवी और एयरफोर्स ही नहीं उतारी, बाकी तो आपने जंग के मैदान में तब्दील कर ही दिया पूरे पश्चिम बंगाल को। जंग का मैदान तब नहीं था जब वो देसी बम जो पकड़ लिए गए, बम फेंके जाते थे, गले काट दिए जाते थे, महिलाओं से बलात्कार होता था, घर जला दिए जाते थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ तो जंग का मैदान नजर आ रहा है। आप सोचिए ये किन लोगों की जंग लड़ रहे थे। सोचिए, ये बांग्लादेश के सांसद के बयान से कनेक्ट करके देखिए, ये जंग किसकी लड़ी जा रही थी। और फिर एक और बात समझिए, जहांगीर खान के लिए यदि किसी आईपीएस अधिकारी ने यह बोल दिया तो उसके खिलाफ तो ये लोग चले गए चुनाव आयोग, और वही जहांगीर खान कह रहा मैं गला काट दूंगा तो कुछ नहीं। और फिर मैं एक और बात कहूंगा, यह बंगाल की पहचान और अस्मिता का भी चुनाव था। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है, बाबर का बंगाल से क्या लेना देना, बंगाल तक तो वो कभी आया भी नहीं था। और उसके बाद उसको कभी रोकने का प्रयास राज्य सरकार ने नहीं किया। मुझे लगता है कि विकास की दृष्टि से देखें और बहुत सी केंद्र सरकार की योजनाओं को इंप्लीमेंट नहीं किया। अब एक और बात समझिए, जो बांग्लादेश सीमा के ऊपर बाढ़ बननी थी, उसमें सिर्फ पश्चिम बंगाल ही वो राज्य है जिसने अभी तक भूमि अधिग्रहण करके केंद्र सरकार को नहीं दिया, जिसका गृह मंत्री जी ने कई बार उल्लेख किया। इसलिए हम ये कह सकते हैं। और फिर मैं एक और बात कहूं, हो सकता किसी को अजीब लगे, कोई कहे कि साहब ये तो आप ऐसे ही कह रहे हैं। देखिए, गंगा गंगोत्री से निकलती, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। गंगोत्री उत्तराखंड, हरिद्वार के बाद वह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर संगम में गंगा जी का जमुना जी से मिलन होता उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, और बिहार से फिर बंगाल होते हुए गंगा सागर तक जाती है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार तक तो राष्ट्रवाद की विकास की गंगा दिख रही है। अब ये जो केवल गंगा सागर तक का एक पैच रह गया था, अगर भगवान ने चाहा और जनता का आशीर्वाद रहा तो गंगोत्री से गंगा सागर तक ये राष्ट्रवाद की गंगा आपको बहती हुई दिखाई पड़ेगी। मुझे लगता है शायद 4 मई को उसका पूर्ण प्रवाह आपको दिखाई पड़ने। जब इतने कॉन्फिडेंट बीजेपी है और आपको लग रहा था कि मुद्दे हैं आपके पास जिसके जरिए टीएमसी को घेरा जाता है, तो फिर प्रतीकात्मक राजनीति की तस्वीर हमने क्यों देखी सुधांशु जी? चाहे वो मछली लेकर कैंडिडेट्स उतरते हों, मैदान में लोगों के बीच जाते हों, चाहे प्रधानमंत्री का झालमुरी खाना हो, और फिर गंगा यात्रा 2014 में याद है जब प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ने के लिए बनारस गए थे मोदी जी, उस वक्त गंगा का जिक्र किया था, और इस बार हुगली में यात्रा उन्होंने की। ये प्रतीकात्मक राजनीति नहीं है प्राची जी, ये मान बिंदुओं की राजनीति है।
ये मान बिंदुओं की राजनीति भी नहीं है, ये मान बिंदुओं को सम्मान देने का एक प्रयास है। मैं पश्चिम बंगाल के लिए यही कहता हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई तमाम फाइलें 2016 से पहले किसी ने क्यों नहीं खुलवाई थी? ममता जी तो सरकार में साथ में थी, कांग्रेस के क्यों नहीं खुलवा लिया था? अब यह बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा इंडिया गेट के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखवाई। याद करिए, हम सब कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे 15 अगस्त 47 को, मगर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हम कहेंगे, अरे शपथ किसने दिलवाई थी? माउंटबेटन ने। और 2 सितंबर 46 को भी अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में नेहरू जी ने शपथ नहीं दी, तब वेवल ने शपथ दिलाई थी, यानी 2 ब्रिटिश वाइसराय से शपथ दी। एक एग्जाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी, और जब वो निर्वासित भारत के सरकार के प्रमुख बने थे तो किसी अंग्रेज वाइसराय से शपथ नहीं ली थी। जब उसके 75 साल पूरे हुए 2018 में, तो आजाद हिंद फौज के जितने भी लोग जीवित थे उस समय, सबको ससम्मान गणतंत्र दिवस परेड में लाकर स्थापित किया। कोई चुनाव नहीं था उस समय, पश्चिम बंगाल का कोई चुनाव 2018 में नहीं था। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी ही ईमानदारी के साथ, गरिमा के साथ पश्चिम बंगाल में, और बाकी तो वहां वेल्लूर मठ है जहां से उनका बड़ा आत्मिक और आध्यात्मिक कनेक्शन भी रहा है, तो बंगाल के साथ जो एक संबंध है प्रधानमंत्री जी का, उसमें प्रतीकात्मक नहीं है, वह आत्मीयता का संबंध है, और वेल्लूर मठ उसका प्रमाण है। इसीलिए अब जैसे आपने कहा झालमुड़ी खाने वाली बात, तो भाई राहुल गांधी जी होंगे जिनके लिए गरीबी एक मानसिक अवस्था है, जो उन्होंने अपने दौर में बोला था जब उनकी सत्ता थी, माइंड सेट है, मगर प्रधानमंत्री जी के लिए वो एक जीवन शैली थी। तो उन्होंने तो बहुत दिनों तक चाय भी बेची है, झालमुड़ी भी खाई होगी, और चने चबेने भी खाए होंगे। और उन्होंने तो कैसा दौर दिखा है कि उनकी स्वर्गीय माता जी ने कई एक दौर ऐसा भी आया कि दूसरे घरों में जाके काम भी किया था। तो मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो बहुत सहज स्वाभाविक था, और पश्चिम बंगाल की जनता उसे समझ रही। मगर आप याद करिए प्राची जी, उसके बाद ममता जी भी सब्जी खरीदने गई थी, वो सब्जी खरीदती हुई गई, मगर वो चला नहीं। कारण क्या था कि उनको लगा कि प्रधानमंत्री जी ने झाल मुड़ी खा ली तो शायद अब मैं भी वो करके वायरल हो जाऊं, परंतु ओरिजिनल होता है, और प्रतीकात्मक राजनीति प्रतीकात्मक होती है। तो प्रधानमंत्री जी ने वास्तविकता दिखाई, और ममता जी ने प्रतीकात्मकता दिखाने का प्रयास किया, जिसको कोई खास ध्यानाकर्षण मिला नहीं। अच्छा, एक और फैक्टर है सुधांशु जी, बंगाल चुनाव में उसकी चर्चा खूब हो रही है, वो है आधी आबादी, एम फैक्टर, मतलब महिला फैक्टर। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार महिला फैक्टर उनके साथ रहेगा, जबकि आंकड़े बताते हैं कि आप 4% से 37% हो गए महिला वोटर्स के मामले में। लेकिन इसके साथ ही साथ टीएमसी के साथ भी महिलाओं का विश्वास बढ़ता रहा। 2021 में 50% महिलाएं टीएमसी के साथ रहीं, और ऐसे स्टेट में जाकर जहां खुद एक महिला मुख्यमंत्री है, ये नैरेटिव चलाना कि महिला विरोधी हैं, क्या ये सफल हो पाएगा? देखिए, ये बात मैं सब प्रमाण 3 बिंदु कहता हूं। पॉइंट नंबर 1, महिला मुख्यमंत्री हैं, मगर महिला मुख्यमंत्री एलानिया ये कहती हैं कि रात में इतने बजे के बाद महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब इसके बाद आप स्वयं सोच सकती हैं महिलाओं की क्या स्थिति होगी। पॉइंट नंबर 2, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, और उसमें यह स्थिति है कि 2021 में चुनाव बाद हुई हिंसा में कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह कहा कि 60% से अधिक मामलों में एफआईआर नहीं दर्ज की गई। अब चलिए, जितनी एफआईआर दर्ज हुई उसमें भी कन्विक्शन रेट कितना है, यानी कितनों को सजा याफ्ता करवाने में सरकार सफल रही, 3 कुछ प्रतिशत। राष्ट्रीय औसत है 22 कुछ प्रतिशत। उत्तर प्रदेश में 50% से ऊपर है, और पश्चिम बंगाल में 3%। तो यानी एक तरफ मुख्यमंत्री कहती हैं कि साहब महिलाएं बाहर ना निकलें रात को इतने बजे के बाद, और महिलाओं के अगेंस्ट कन्विक्शन रेट सिर्फ इतना है। और आरजीकर यूनिवर्सिटी कॉलेज में जिस बेटी के साथ वह दुर्दांत दुखद घटना हुई थी, उसकी मां रत्ना देवनाथ हमारी प्रत्याशी हैं, और जिस विधायक पे आरोप था, जो इनका मुख्य सचेतक था, कि उसने आनंद फानन में अंतिम संस्कार करा दिया ताकि और डिटेल जांच ना होने पाए, उनका बेटा उनका प्रतिनिधि था। और तीसरी बात, संसद में जब महिलाओं को आरक्षण देकर संवैधानिक रूप से परिसीमन कराने का विधेयक गिरा, तो ये बताइए विपक्ष के इंडी गठबंधन के लोग किस बात की खुशी मनाए? जैसे ही 2/3 बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, ये मेज थपथपाकर हर्ष ध्वनि करना, आवाजें निकालना, अट्टहास करना
किस बात की खुशी थी भाई? साफ साफ दिखा रहा था कि वो महिलाओं को स्थान नहीं देना चाहते। हां, अगर वो ये कह रहे थे कि अमुक संशोधन था तो उन्हें भी दुख मनाना चाहिए था। अरे भाई, वो ये कहते ओहो ये वाले 2 संशोधन और मान लिए जाते तो ये भी हो जाता तो अच्छा था। ऐसा तो नहीं रहा। मुझे लगता है जो अट्टहास किया था संसद के अंदर बैठकर इंडी गठबंधन के दलों में, जिसमें डीएमके भी था, तृणमूल भी था, समाजवादी पार्टी भी थी, वो हंसी हर बहन के हृदय में तीर की तरह या शूल की तरह चुभी हुई होगी। और निश्चित रूप से उसे समझ में आया होगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में स्थान देना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो खुशी मना रहे हैं कि वह स्थान नहीं मिल पाया। लेकिन इसमें तो ऑलरेडी सुधांशु जी टीएमसी अव्वल है। महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात आए तो सबसे ज्यादा टिकट महिलाओं को टीएमसी देती है, संसद भी भेजती है और विधानसभा में भी लाती है। ऐसे में नैरेटिव कैसे चलेगा? देखिए, 2021 से अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है। इसीलिए मैंने जो घटनाएं आपको बताई, ममता जी का बयान 2021 के बाद का है, कन्विक्शन रेट 2021 के बाद की है, आरजीकर जैसी घटनाएं 2021 के बाद की हैं, संदेश खाली जैसी घटनाएं जहां अनुसूचित जनजातीय महिलाओं के साथ ये हुआ 2021 के बाद की है। तो मुझे लगता है अब पश्चिम बंगाल की जो मातृशक्ति है वो पूरी तरीके से इस यथार्थ को समझ चुकी है कि उसका हित और उसके भविष्य की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है और मोदी जी के साथ है। तो मुझे लगता है कि इस बार में वो बदलाव भी, जो आपने कहा ना 4 से 37% पे पहुंचे, तो अगर उसका आधा भी और इस बार बढ़ जाएगा तो 50% क्रॉस कर जाएंगे। आज की एक और घटना है, तस्वीर भी लगातार चला रही हूं। आज फाल्टा में जो हुआ सुधांशु जी, वहां आज वोटर्स वोट करने के लिए जा रहे थे, रिपोलिंग हो रही थी, लेकिन वहां वोटर्स ने हंगामा किया, आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडे उनको धमका रहे हैं, उनका नाम ले लेकर धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपने बाहर निकलकर वोट दिया तो आपके घर में घुसकर महिलाओं के साथ ज्यादती करेंगे और आपको मार देंगे, जिंदा जला देंगे। ऐसे ऐसे आरोप आज लग रहे हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती है पश्चिम बंगाल में अभी भी? यही तो वो चुनौती थी जिसकी वजह से इतनी भारी संख्या में चुनाव आयोग ने तय किया केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति। और इसीलिए केंद्र सरकार ने यह भी तय किया है कि चुनाव परिणाम के बाद भी 2 महीने तक वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल रहेंगे, क्योंकि संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनकी हार होने के बाद जो लगभग निश्चित नजर आ रही है, उसके बाद बौखलाहट में, हताशा में तृणमूल कांग्रेस के लोग हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास न करें। भय से भरोसे तक का आपने संकल्प लिया, ये जो भय का फैक्टर आप लोगों ने उठाया, ये ग्राउंड पर वर्क करता हुआ नजर आया? क्या लोग भय मुक्त होकर इस बार खुलकर अपनी बातें करते हुए नजर आए सुधांशु जी? देखिए, मुझे यह लगता है कि जितने ऐतिहासिक रूप से, प्रचंड रूप से मतदान हुआ है, वो कहीं ना कहीं इस विचार से प्रेरित था जो हमने नारा दिया था कि पलटा नो दरकार चाई बीजेपी सरकार। यानी हम भय से भरोसे की तरफ ले जा रहे थे। वो भरोसा भारतीय जनता पार्टी में और प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों में दिखाई पड़ा जनता को, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और इसलिए हम लोग आश्वस्त हैं कि विक्ट्री हमारी होगी और उसके साथ लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी और पश्चिम बंगाल में एक नए इतिहास का सृजन प्रारंभ होगा। लेकिन सुधांशु जी, एकमात्र ऐसी नेता हैं इंडिया अलायंस की ममता बनर्जी, जो आपके सामने दृढ़ता के साथ खड़ी रहती हैं, कोर्ट तक के चक्कर लगाती हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट से बेशक फटकार लगी, लेकिन कोर्ट तक गई और ये उन्होंने बताया कि जो केंद्रीय ऑब्जर्वर्स हैं उनकी तैनाती की गई है बदनीयती के साथ। अब राज्य सरकार के कर्मचारियों का क्या होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वैधानिक स्थिति कही है। केंद्र या राज्य किसी के भी अधिकारियों को चुना जा सकता है, तो उसने बिल्कुल कहा है कि साहब राज्य सरकार की या तृणमूल कांग्रेस की यह आपत्ति संविधान के अनुरूप नहीं। और दूसरी मैं बात कहना चाहता हूं, केंद्रीय सुरक्षा बलों की जब से तैनाती होनी शुरू हुई है तब से इंडी गठबंधन को बहुमत मिलना खत्म हो गया है। आपके दर्शकों को न याद हो, मैं बताना चाहता हूं, 1996 का चुनाव पहला चुनाव था जब लोकसभा चुनाव में सब जगह केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती हुई। टीएन शेषन ने इस व्यवस्था की शुरुआत की थी। उसके पीछे तर्क क्या था?
तर्क यह था कि राज्य पुलिस के जो अधिकारी होते हैं वो लोकल होते हैं, स्थानीय सरकार के दबाव में तो होते ही हैं, उनके स्थानीय भावनात्मक और जुड़ाव भी होता है, स्थानीय बहुत सारी चीजों के साथ संबंध भी होता है, स्थानीय नेताओं के साथ, स्थानीय लोगों के साथ, उस स्थान के साथ। केंद्रीय सुरक्षा बल बाहर से जाते हैं, उसमें से लगभग सभी उस राज्य के नहीं होते हैं, अधिकांश दूर दराज के राज्यों के होते हैं, तो उनका किसी प्रकार का कोई कनेक्शन, किसी प्रकार का कोई एफिलिएशन लोकल उसमें नहीं होता है, तो वो प्रोफेशनली काम करके चले आते हैं। अब ये आप संयोग मानिए कि 96 के बाद से कांग्रेस को कभी स्पष्ट बहुमत मिला नहीं है। जब से सीसीटीवी आए हैं उसके बाद से कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है। जब से ईवीएम आ गई है तो बूथ कैप्चरिंग खत्म हो गई है। जब से स्वतंत्र मीडिया आ गया है तब से उनको बहुमत नहीं मिला है। जब से इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गई है तब से बहुमत नहीं मिला है। और जब से साक्षरता दर 50% क्रॉस कर गई है तब से बहुमत नहीं मिला है। तो इनको समझना चाहिए कि इनके लिए चुनौती ये नहीं है कि क्या हो रहा है, इनके लिए चुनौती ये है कि इनकी हकीकत धीरे धीरे एक्सपोज होती जा रही है, जो व्यवस्था पारदर्शी होती सर, बंगाल की हकीकत तो 4 मई को ही सामने आएगी कि जनता ने आपको जनादेश दिया है या ममता बनर्जी को दिया है। तब तक तो इंतजार ही करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।